हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 20 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप लोग दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप सभी उन सभी को बता दें दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आप लोग का प्रिपरेशन ही आपके एग्जाम हॉल में आपका साथ देने वाला है। वहाँ पे कोई जादू मंत्र नहीं होने वाला है कि आपका वहाँ पे क्वेश्चन अपने आप टिक हो जाएगा, आप अच्छे से सिलेक्टेड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। और सबसे ज़्यादा अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 4 घंटे अपना जीके जीएस पे कवर करिए, उसके बाद फिर रीजनिंग, फिर उसके बाद आप मैथ, ठीक है। और कंप्यूटर आपके कमी नंबर के हैं तो आप लोग कंप्यूटर लास्ट में भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग सबसे ज़्यादा जितना कोशिश करिए आप लोग जीके जीएस अपनी पकड़ बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू राज्य किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो जल्लीकट्टू की बात करें दोस्तों तो जल्लीकट्टू जो है वह आपके तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य खेल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर वही बात करें हम कंबाला, कंबाला कहाँ का है दोस्तों? तो बहुत लोग से इतने स्टूडेंट हैं हमारे कि जिन्होंने आपके कंबाला जो होता है और आपके जल्लीकट्टू, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको बता दें जो जल्लीकट्टू है वह तमिलनाडु का त्यौहार है और यह पोंगल के समय पर इसे आयोजित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो साड़ होते हैं दोस्तों, साड़ साड़ की जो सींग होती है दोस्तों, उनकी सीढ़ पे क्या होता है, सिक्का जो आपके पैसे होते हैं, सिक्के के एक गट्ठल बांधी जाती है और उसे आपको खोलना रहता है, इसलिए आपका मनाया जाता है साड़ों की दौड़ में, ठीक है, उसे खोलना रहता है। अगर बात करें हम जल्लीकट्टू का अर्थ क्या है, जल्ली मतलब क्या होता है, जल्ली मतलब सिक्के होते हैं और कट्टू का अर्थ क्या है, कट्टू का अर्थ है आपका सींग, ठीक है। यह सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। जल्लीकट्टू जो है दोस्तों साड़ के द्वारा खेला जाने वाला एक आपका पारंपरिक खेल है जो कि आपके तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। वहीं अगर हम कंबाला की बात करें तो कंबाला आपके कर्नाटक से संबंधित है। कंबाला आपके कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे 2 जोड़ी भैंसों के साथ यहाँ पे आपका उसे अपने बस में किया जाना रहता है। तो याद रखिएगा आपका कंबाला जो है आपके कर्नाटक से संबंधित है। कंबाला कर्नाटक और आपका जो है जल्लीकट्टू वह तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं करना है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान है। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत था, ठीक है। तिब्बत आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान था। अगर हम बात करें कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा क्या था, तो दोस्तों अगर बात करें हम बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव था, ठीक है। अगर बात करें हम बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का जो मूल स्थान था वह आपके उत्तरी ध्रुव माना जाता था, ठीक है। और दयानंद सरस्वती के अनुसार आपका तिब्बत था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत, ठीक है। चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को आदित्यनाथ एवं केसरियानाथ के नाम से जाना जाता है? तो बात करेंगे दोस्तों आदित्यनाथ और केसरिया नाम से किसे जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव को, ठीक है। ऋषभ देव जो कि आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक भी थे दोस्तों, आपके जैन धर्म के ऋषभ देव। तो उन्हें क्या कहा जाता था, आदित्यनाथ और केसरिया नाथ के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें महावीर स्वामी कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। यह 24वें तीर्थंकर थे, यह अंतिम तीर्थंकर भी थे आपके महावीर स्वामी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आदित्यनाथ और केसरिया नाथ के नाम से किसे जाना जाता था? तो ऋषभ देव को जाना जाता था जो कि आपके जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में 3 रत्न होते हैं, ठीक है, त्रिरत्न थे। त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न कौन थे? तो त्रिरत्न की बात करें, त्रिरत्न में आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को बताया गया है आपके त्रिरत्न में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ली भाषा। ठीक है, कवि चंडी प्रसाद जो थे दोस्तों, उन्होंने बंगाली भाषा के लोकप्रियता में योगदान दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो आपकी राज्य भाषा है हिंदी, राज्य भाषा हिंदी को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर आपका 1949 को, ठीक है, 49 ईस्वी में आपके क्या किया गया था? तो राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया था। अगर हम बात करें 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें भाषाओं का जो वर्णन है वह किस अनुसूची में दिया गया है संविधान के? तो भाषाओं का वर्णन जो है आपके 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें जब आपकी मूल संविधान का गठन हुआ था, यानी आपके जब संविधान बना था दोस्तों, उस समय कुल भाषाओं कितना था भाषा संविधान सभा में? तो आपका कुल 14 भाषा थे। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में कुल कितनी भाषा हो गए हैं? तो वर्तमान में कुल आपकी 22 भाषाएं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो गुरु तेग बहादुर की बात करें तो यह आपके औरंगजेब के समकालीन थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपके यहाँ गुरु तेग बहादुर थे दोस्तों, यह किसके समकालीन थे? तो यह समकालीन थे आपके औरंगजेब के। अगर वही बात करें दोस्तों कि जो आपके जहांगीर के समकालीन थे वह कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि आपके सिखों के 5वें गुरु थे, अर्जुन देव, वह आपके जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपके गुरु तेग बहादुर हैं वह आपके औरंगजेब के समकालीन है, इसमें कंफ्यूजिंग नहीं करना है आपको। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या किया था? मृत्युदंड दिया था। और जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है दोस्तों वह है शुक्र। अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल आपके वर्तमान में 8 ग्रह हैं, याद रखिएगा। और जो शुक्र है दोस्तों, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और साई का तारा भी कहा जाता है आपके शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? वीनस कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी कैसी है दोस्तों? तो पृथ्वी आपकी नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। अगर हम वही बात करें दोस्तों कि जो आपका सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है कौन सा है? तो जिसके पास दोस्तों शनि सबसे अधिक उपग्रहों वाला एक ग्रह है, शनि, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो वायुमंडल में हमारे दोस्तों कुल आपके 21% जो है आपका वायुमंडल में 21% आपका ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, अगर बात करें सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस मौजूद है? तो आपकी जो नाइट्रोजन है दोस्तों, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा आपकी वायुमंडल में आपका 78% जो कि है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन की मात्रा है। अगर बात करें हम ऑक्सीजन आपकी 21% है, याद रखिएगा। इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए करिएगा। ठीक है, हम सब वही क्वेश्चन लाते हैं जो कि आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखा करिए। ठीक है, आप लोग अपने प्रिपरेशन के लिए तो आप लोग 15 मिनट तो जरूर ही निकाल सकते हैं, तो आप लोग इसे वीडियो को जरूर देखा करिए, जो कि आपके शाम को 6 बजे जरूर जाता है आपके ऑटो एग्जाम्स पर। और फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ऑटो एग्जाम्स चैनल को, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो थोड़ा हमें भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है दोस्तों, यह आपके पादप एवं वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन के जो मुख्य थे दोस्तों, मेन कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, सभी जानते होंगे। उनका कोरोना काल में निधन हो गया दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा जो कि एक पर्यावरणविद थे, उनके संरक्षण में यह आपका पादप वन की संरक्षण किया जा रहा था, जो कि आपके यह जो आपका चिपको आंदोलन है वह 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू किया गया था, जो कि आपका एक आंदोलन था दोस्तों, पौधों को बचाने का आंदोलन था उस आपके। ठीक है, पौधों को बचाने का एक आंदोलन था। और सुंदरलाल बहुगुणा के साथ ही आपके कौन कौन थे? तो आपकी चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी भी थी शामिल, याद रखिएगा। इनके द्वारा पेड़ों में जो आपकी उत्तराखंड के जो जंगल थे दोस्तों, वहाँ पे जब पेड़ों की कटाई की जा रही थी तो उसको बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आपका यह आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, जो कि काफ़ी महिलाओं के द्वारा पेड़ों
चिपक कर उसकी रक्षा की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छम। छम जो है दोस्तों यह बौद्धों द्वारा बुरी जो आत्माएं होती हैं दोस्तों उनसे बचने के लिए यह नृत्य किया जाता है आपके हिमाचल प्रदेश में। और यह कब कहाँ किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में जो मठ स्थित है बौद्ध मठ, उनके आंगन में यह नृत्य किया जाता है, छम नृत्य। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर हम बात करें मठों की, ठीक है, तो मठों की बात की जाए तो यह आपके जो हिमाचल प्रदेश में स्थित मठ है वहाँ कौन कौन से हैं, तो तवांग मठ स्थित है, गुरु घंटाल मठ स्थित है, कुंगरी मठ आपकी कहाँ स्थित है, यह सभी मठ आपके कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, केरल का निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुट्टियट्टम। कुट्टियट्टम जो है दोस्तों यह आपके केरल का एक नृत्य है और इसे कि जो है दोस्तों यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया गया है कुट्टियट्टम को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है वह उड़ीसा का नहीं दोस्तों, मोहिनीअट्टम जो है आपके मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों आपके केरल राज्य से संबंधित हैं। और अगर बात करें यक्षगान जो है, यक्षगान भूत आराधना, ठीक है, यह सभी आपके किससे संबंधित है, कर्नाटक का एक नृत्य है। गरबा है जो दोस्तों आपके नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, गरबा गुजरात से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बात करेंगे हम उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी है। और उड़ीसा की बात करा जाए तो उड़ीसा में और कौन कौन से नृत्य होते हैं, तो उड़ीसा में आपका छऊ नृत्य, चैती घोड़ा नृत्य, डंडा नाटा नृत्य और चांगू नृत्य और कर्मा नृत्य भी किए जाते हैं आपके उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है नुआखाई, जो कि फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के बाद यह किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करें तो सीवी रमन भी कहा जाता है, इन्हें शॉर्ट में सीवी रमन कहा जाता है। और इनका पूरा नाम क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें पहली बार भारत रत्न दिया गया था। और कब दिया गया था दोस्तों, जब आपका भारत रत्न शुरू हुआ था देना। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 में की गई थी। ठीक है, 1954 में आपका क्या किया गया था, तो भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। उस समय प्रथम बार 3 लोगों को यह भारत रत्न दिया गया था। किन किन लोगों को, तो आपके सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इन तीनों को आपके 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे जरूर देखा करिए और याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पीकर नहीं, यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करेंगे हम यहाँ पे जो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं वह है वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार वर्तमान में 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है। अगर हम स्पीकर की बात करें तो वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं वह है ओम बिरला। ठीक है, इन दोनों का नाम आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1975 और 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो यह आपके 1975 से 1977 के समय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करेंगे दोस्तों आपातकाल की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है दोस्तों उसकी जो आर्टिकल है यह 352 में आपके 352 यानी कि 352 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल आपके 360 में है। और वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति रूल जो होता है दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 में है। ठीक है, यह सभी आपको याद रखना है। यहाँ पे 352 में क्या किया गया है, तो आपातकालीन की शक्ति दी गई है। 360 में आपके वित्तीय आपातकाल की शक्ति दी है और 356 में आपके राष्ट्रपति शासन की आपका दिया गया है। ठीक है, इन सभी आर्टिकल को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आपको बता दें दोस्तों कि कब कब अब तक कितनी बार भारत में राष्ट्रपति आपका आपातकालीन घोषित किया गया है, तो 3 बार। ठीक है, आपातकाल कब कब घोषित किया गया, 3 बार घोषित किया गया है। कब कब, तो दोस्तों 1971 की बात करें। ठीक है, 1962 में आपके भारत और चीन युद्ध के समय पे आपका
यह लागू किया गया था आपातकाल। और 1971 में आपके भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय लागू किया गया था। ठीक है, जब 1971 में कौन थे राष्ट्रपति? 1971 में बीबी गिरी थे। ठीक है, और 1975 की बात करें तो 1975 में यह फखरुद्दीन अली अहमद के शासनकाल में यह राष्ट्रपति थे दोस्तों, तब यह लागू किया गया था आपका आपातकाल। तो कुल 3 बार लग चुके हैं, 1962, 1971 और 1975। ठीक है, यह सभी आपको याद होनी चाहिए डेट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आप 13 ताली जो है यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है। 13 ताली हो गया दोस्तों, और क्या है तो 13 ताली, और इसके बाद आपका घूमर। ठीक है, 13 ताली, घूमर, भवई, गरबा और घुड़ला नृत्य, कठपुतली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, यह सभी आपके राजस्थान से संबंधित हैं। इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम यहाँ पे लावड़ी नृत्य होता है आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में होता है डांडिया नवरात्रि के समय पर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष चुना गया था। अगर बात करें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता के रूप में जाना जाता है। और इनका जो जन्म दिवस है कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ लगी है? तो यहाँ पे आपके गुजरात की केवड़िया में इनकी सबसे बड़ी 182 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। बात करेंगे हम यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू संविधान के जो प्रस्तावना था दोस्तों, प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि मसौदा समिति के और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा जाता है? तो फारसी का होमर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ पे कि फिरदौसी कौन है दोस्तों, फिरदौसी जो था वह मोहम्मद गजनवी के दरबार का कवि था फिरदौसी, और इसने अपनी पुस्तक शाहनामा लिखी है। शाहनामा की बात करें तो इसे फारसी भाषा में लिखा है, और यह फारस का महाकाव्य है शाहनामा। ठीक है, याद रखिएगा, इसे फारसी का होमर भी कहा जाता है फिरदौसी को। ठीक है, अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है दोस्तों, यह आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? तो अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क केम्बुल लामजाओ है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पे दोस्तों, ठीक है, यहीं पे क्या है तो यहीं पे एक सिरुई लिली राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। सिरुई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके मणिपुर में ही। अगर हम बात करें यहाँ पे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में आपका क्या है दोस्तों? तो त्रिपुरा में आपका तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बात करेंगे यहाँ मिजोरम में एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तावी वन्यजीव अभ्यारण्य, तोरंग तंगाल, यहाँ का नाम भी अजीब होता है दोस्तों, तो तोरंग तांग वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपके मिजोरम में है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि असम में कौन किसी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो असम की बात करें तो असम में आपका दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी आपके कहाँ पे स्थित हैं? यह सभी आपके असम में स्थित हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सूफियों में से किसने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, धरती का स्वर्ग कहा था किसे? तो दोस्तों अमीर खुसरो ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे दोस्तों, उन्होंने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे वह कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया उसके आपके अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
काली और तीस्ता नदी के मध्य हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता, ठीक है, इधर से काली इधर से तीस्ता, इन दोनों के बीच में आपका जो नेपाल हिमालय है दोस्तों वह स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शांति का जो पुरस्कार है दोस्तों, शांति का जो आपका नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, इसे नॉर्वे देता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार शांति में जो होता है दोस्तों वह नॉर्वे देता है, ठीक है। बाकी आपके साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी और रसायन का, यह सभी का जो पुरस्कार होता है दोस्तों वह कौन देता है? वह देता है आपका कौन? तो इसका जो होता है दोस्तों इन सभी का देता है कौन? तो इन सभी का देता है आपका, इन सभी का कौन देता है? तो इन सभी का देता है आपका, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो शांति का जो होता है वह नॉर्वे देता है, ठीक है। साहित्य और अर्थशास्त्र और भौतिकी की बात करें तो ये इसे कौन देता है? इसे देता है आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? पहले हम जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 1901 में की गई थी और एशिया के पहले व्यक्ति किसे दिया गया था? यह तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था आपका नॉबेल पुरस्कार 1913 में, ठीक है। 1913 में दिया गया था किसे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। अगर हम बात करें कि शांति के पुरस्कार पाने वाली पहली कम उम्र वाली महिला कौन है? तो मलाला यूसुफजई को दिया गया था, जो कि सबसे कम उम्र की महिला है और यह पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, इनको दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 2 बार पुरस्कार पाने वाली, नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? तो मैरी क्यूरी है, ठीक है, मैडम क्यूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, समझा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका को आपका क्या कहा जाता है? तो इसे आपका भारतीय संविधान के न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। अगर हम बात करें कि मूल अधिकार कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार, ठीक है। सॉरी, मूल अधिकार की बात करें, अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार आपके 12 आर्टिकल से लेके आपके 35 आर्टिकल तक दिया गया है आपका अधिकार। मौलिक अधिकार मूल संविधान में कुल कितने थे? तो मूल संविधान में कुल आपके 7 मौलिक आपके अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 हैं। तो एक आपका जो था दोस्तों संपत्ति का अधिकार, उसे आपका कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है, उसमें संशोधित कर दिया गया। और अगर बात करें हम आर्टिकल 32 जो है दोस्तों, उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो दोस्तों, तो आप आर्टिकल 32 के तहत 5 रीटों के साथ कहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी की बात की जा रही है यहाँ पे। सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है भारत में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दमचौक से प्रवेश करती है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सिंधु नदी की बात करें हम, सिंधु नदी जो है दोस्तों यह आपके कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी जो है वह आपके, सिंधु नदी को क्या कहा था दोस्तों? हमने यहाँ पे क्वेश्चन स्किप कर दिया, इसको भी देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आर्यभट्ट था दोस्तों, यह आपके रूस, जो कि सोवियत संघ था दोस्तों उस समय, तो उसके द्वारा आपका आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो जो कि इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय वह बेंगलुरु में स्थित है। और 1975 में आपका आर्यभट्ट
भेजा गया था, ठीक है, आर्यभट्ट भेजा गया था, जो कि आपके भारत का पहला उपग्रह था। अगर हम बात करें आर्यभट्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन दोस्तों? तो विक्रमादित्य, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, उनके दरबार में आपके आर्यभट्ट रहते थे। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है और इसके बाद इन्होंने पाई का मान भी निकाला है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो दमचौक से प्रवेश करती है। और अगर हम बात करें कि सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो यह 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत में आपके सिंधु नदी का 20% जल और पाकिस्तान में 80% जल का यह समझौता किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भवई निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भवई जो है दोस्तों, यह आपके भवई आपके राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। भवई, कालबेलिया, ठीक है, आपका भवई, कालबेलिया हो गया, कठपुतली हो गई और आपका गरबा हो गया, घूमर हो गया, ये सभी आपके कहाँ के संबंधित नृत्य हैं? तो आपके राजस्थान से संबंधित नृत्य हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में आपका लावड़ी किया जाता है, बिहार में आपका जाट जाटिन किया जाता है और पंजाब में आपका भांगड़ा नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, पान सिंह तोमर 7 बार के राष्ट्रीय विजेता थे, उनका संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबी बाधा दौड़ से संबंधित थे आपके पान सिंह तोमर, जो कि 7 बार राष्ट्रीय विजेता थे। इनका संबंध किस राज्य से है दोस्तों? यह आपके मध्य प्रदेश के मुरैना, ठीक है, मुरैना भिंड जिले से रहने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद, ठीक है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का मूल कहा जाता है। अगर वही बात करें सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद से क्या मिलता है? यजुर्वेद से आपका यज्ञ का साक्ष्य मिलता है। सामवेद से आपके क्या मिलते हैं? तो संगीत का साक्ष्य मिलता है। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में आपका जादू टोना, भूत प्रेत, काला काला जादू, इन सभी मंत्र, इन सभी का जो था दोस्तों, यह आपके अथर्ववेद से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने किया है? सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है दोस्तों, इसकी जो रचना है वह किसने किया है? तो यह किए हैं आपके दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक की रचना की है और इन्होंने वेदों की ओर लौटो एक नारा दिया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था, याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। वहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अमेरिका की बात करें, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह वर्तमान में है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ठीक है। बात करेंगे हम यहाँ पे डाइट की, तो डाइट किसका संविधान, ठीक है, डाइट क्या दोस्तों? डाइट किस देश का संसद है? तो डाइट जो है वह आपके जापान का, ठीक है, जापान का जो है वह डाइट है। और जापान का जो मुद्रा है वह है आपका येन और वहाँ की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वह है ढाका और वहाँ की मुद्रा है टका। और बांग्लादेश का जो संसद है उसके संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद आपके बांग्लादेश का संसद का नाम है, ठीक है। बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो संसद है उसे शोरा कहा जाता है और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। तो इन सबसे संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अभय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभय घाट जो है दोस्तों, यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो अभय घाट जो है वह मोरारजी, ठीक है, मोरारजी देसाई जो थे दोस्तों, मोरारजी देसाई का जो आपका समाधि स्थल है वह है आपका अभय घाट, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का हो जाएगा आपका राजघाट नई दिल्ली। भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा क्या? तो भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा आपका चैत्य भूमि, जो कि मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी का हो जाएगा क्या? तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वह है आपका
शक्ति स्थल जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और जवाहरलाल का हो जाएगा समाधि स्थल शांति वन जो कि आपके कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इन सभी के समाधि स्थल भी आप लोग याद रखिएगा। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो आपका मोरारजी देसाई का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।